नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए जीके जीएस का 7वां क्लास है। इस सेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 क्वेश्चन और यह 15 क्वेश्चनों का आपका सेशन कंटिन्यू बना रहेगा। और यह जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है वह आपके 40 नंबर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कावेरी, ताप्ती, गोदावरी या महानदी? तो इसके एक्सप्लेन के हम जानते हैं कि वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, गिरती हैं, वह किसका निर्माण करती हैं? तो वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है, वो किसका? तो आपका एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। तो कावेरी, गोदावरी और महानदी ये सभी की सभी कहाँ पे गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। और ताप्ती जो है यह गिरता है आपके अरब सागर में। तो ताप्ती क्या बनाती है? तो ताप्ती जो है ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब अन्य एक्सप्लेन के बारे में जानें तो अब यहाँ पे कि भारत में नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं उसके साथ साथ माही है, शरावती है, भरतपूजा, पेरियार, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं और यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ज्वारनद मुख, तो मैंने आपको बताया कि वे सभी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं और वे सभी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल का, सरदार सरोवर का, हीराकुंड का या कोसी का? तो गांधी सागर बांध जो है वह जो है आपका चंबल नदी पर स्थित है। तो यह चंबल नदी का हिस्सा है। तो सही आंसर होता है ए। अब इसके बारे में जानते हैं कि गांधी सागर बांध जो है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। हीराकुंड जो है यह महानदी पर बनाया गया है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जायकवाड़ी परियोजना भी गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी की अगर बात की जाए अन्य परियोजनाओं की तो जायकवाड़ी भी काफ़ी चर्चे में रहता है। तो यह गोदावरी नदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पे बनाया गया है। तो ये रहे आपके अन्य एक्सप्लेन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में, राजस्थान में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? तो भारत में सदाबहार वन जो है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग असम राज्य में पाए जाते हैं। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनके पत्ते मतलब इनके जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, इनके पत्तियों गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इन पे हमेशा नए पत्ते आते हैं और हमेशा ये अपने पत्तों को गिराते रहते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं आपके केरल में साइलेंट वैली, ठीक है। केरल में जो आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं उन्हें साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपसे पूछा गया है कि शांत घाटी कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल में। उसके साथ साथ आपका अंडमान निकोबार में सदाबहार वन पाए जाते हैं और आपके उत्तर पूर्व राज्य जो 7 सिस्टर बोला जाता है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत के केरल में, साथ ही साथ अंडमान निकोबार में और 7 सिस्टर में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बाकी राजस्थान में जो होता है वह आपके शुष्क कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि सुंदर वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, मानसून वन, शुष्क वन या आर्द्र वन? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुंदर वन में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सुंदर वन में जो होते हैं वह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर होता है आपका ए।
सुंदरवन में जो होता है वह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत के नदी के डेल्टाई भाग में पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्षेत्र है डेल्टाई और एस्चुअरी भाग में आपकी मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन की जड़ें काफ़ी सघन तथा एक दूसरे से सटी होती हैं और यह वन सागरी तरंगों से तटीय भाग में होने वाले अपरदन को नियंत्रित करता है। इस वन में सुंदरी, राइजोफेरा, कंजुगाटा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है वह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर पाया जाता है, तो विश्व में सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन पाया जाता है यह सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम। तो यहाँ पर केरल में जो है वह विशाल भंडार थोरियम का पाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक उपयोग के योग्य थोरियम जो है वह भारत में पाया जाता है और थोरियम के 3 अयस्क हैं। कई बार यह पूछा जा सकता है कि थोरियम के निम्न में से कौन से अयस्क हैं। तो थोरियम के मुख्य 3 अयस्क हैं। एक है आपका अल्नाइट, दूसरा है आपका थोरेनाइट और तीसरा है आपका मोनोजाइट। तो यह केरल में जो होता है कि केरल के मालाबार तट में मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि केरल के मतलब कि जो केरल में रेत पाए जाते हैं उनमें कौन से अयस्क पाया जाता है, तो मोनोजाइट जो है पाया जाता है। और यह किसका अयस्क है, तो यह थोरियम का अयस्क है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, महानदी, कृष्णा, गंगा या ताप्ती। तो आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वह सभी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और वे सभी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती हैं, ज्वारनद मुख। तो महानदी, कृष्णा और गंगा ये सभी की सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो जिसके कारण यह क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और ताप्ती जो है यह अरब सागर में गिरता है जिसके कारण यह एस्चुरी बनाती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि ताप्ती जो है वह डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि ताप्ती जो है वह एस्चुरी बनाती है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है नीली क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए या काली क्रांति के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो नाम विख्यात है वह श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इन्होंने दूध के विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था। हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन प्रसिद्ध हैं, हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन प्रसिद्ध हैं। और श्वेत क्रांति के लिए जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी साल 1970 में। और प्रत्येक वर्ष ठीक है 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस जो होता है, अगर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय दूध दिवस, तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन प्रसिद्ध हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966 से 1967 के बीच की गई थी। नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है और काली क्रांति का संबंध जो है वह कच्चे तेल से है, कच्चे तेल के उत्पादन से है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति से। सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, पूर्वी घाट में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, गंगा सतलज के मैदानी भाग में या दक्षिणी पठारी प्रदेश में। तो यहाँ पर आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य रूप से भूकंप के जो संभावित क्षेत्र हैं वह हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। तो सही आंसर होता है बी।
अब जानते हैं इसके बारे में कि भूकंप का जो अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन जो है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप मापी यंत्र का जो नाम है वह सिस्मोग्राफ है। और इसमें जो पैमाना यूज किया जाता है वो होता है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल नामक पैमाना प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है आपका कि भूकंप तरंगों को, जैसे कि मैंने बताया कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है और रिएक्टर स्केल नामक इसमें पैमाना होता है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। पहला होता है आपका पी तरंग, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। और यह तरंग जो होता है ठोस, तरल और गैस तीनों में गति कर सकता है। पी जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों में यह सफ़र कर सकता है। और इसका जो औसत वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा जो तरंग होता है इसको सेकेंडरी या द्वितीयक वेव के यस तरंग के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है केवल ठोस माध्यम में गुजरता है और इसका जो औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और तीसरा जो तरंग होता है वह आपका एल होता है, जिसको लब तरंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह केवल जो होता है कि यह अत्यधिक विनाशकारी होता है और यह सतह पे, ठीक है, इसे यल तरंग या सतही तरंग या लब तरंग के नाम से जाना जाता है। और यह केवल सतह पे आता है, ठीक है। तो भूकंप में कुल 3 तरंगें होती हैं, पी, एस और एल। और यल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं, ठीक है। तो ये रहे इनके अपडेट के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है आपका कावेरी, पहले नदी दिया है और उसकी सहायक नदियां दिया है। तो पहला दिया है आपका कावेरी हेमावती, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है गोदावरी मूसी, तो गोदावरी जो है मूसी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। अब इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है मूसी जो है वह किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। और अगला दिया है महानदी मांड, तो यह भी सही है। और कृष्णा दिया है मालप्रभा, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मूसी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है, न कि गोदावरी की। अब यहाँ पे है कि गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी का जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर आपका गोदावरी के बारे में रहा और अन्य सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में या गुजरात में। तो काली मिट्टी जिसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, यह कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यह पूछा गया है कि यह काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो सही आंसर होता है कि काली मिट्टी जो होता है सबसे अधिक वह गुजरात राज्य में पाई जाती है। तो यह रहे काली मिट्टी के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। रेणुका, चंद्रताल, पोंग डैम या रोपर। तो भारत की जो सबसे छोटी आर्द्र भूमि है वह रेणुका आर्द्र भूमि है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे होता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था ईरान में, रामसर नामक स्थान पर हुआ था साल 1971 में। और रामसर कन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर किया गया था 21 दिसंबर साल 1975 को। साल 1975 को इस पे हस्ताक्षर किया गया था। और यहाँ पर होता है कि भारत इस कन्वेंशन में शामिल कब हुआ था। तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी साल 1982 को भारत इसमें शामिल होता। और प्रत्येक वर्ष जो होता है 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब यहाँ पे होता है कि भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि जो है यानी कि रामसर स्थल जो है वह हरिके बैराज है, और भारत का जो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है वह सुंदरवन है। सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और सबसे छोटा जो है रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब का, महानदी का, ब्रह्मपुत्र का या रावी का? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। मानसरोवर झील के पास होता है, और तिब्बत में बहते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है, और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की कुछ अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग है, लोहित है, मानस है, तीस्ता है और कामेंग है। यह ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ हैं। अगला विषय, अरुणाचल प्रदेश की फुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कोपिली, अरुणथी, दिच्ची या सुबनसिरी? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है फुंगटो नदी पर जो है वह दिच्ची जल विद्युत परियोजना है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों को दिच्ची जल विद्युत परियोजना समर्पित किया। दिच्ची जल विद्युत परियोजना देवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फुदंग नदी पर निर्मित रन ऑफ द रिवर परियोजना है। भारत में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत सबसे पहले साल 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग में की गई थी, और वास्तविक रूप से पहली जो जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम नामक स्थान पर साल 1902 में किया गया था। तो वास्तविक रूप से पूछे तो यह कर्नाटक राज्य में साल 1902 में, और सामान्य रूप से अगर पूछे कि पहली बार शुरू कब किया गया था जल विद्युत परियोजना, तो 1897 में दार्जिलिंग में शुरू किया गया था। अगला अपडेट है आपका कि भारत में रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? 1854 में, 1851 में, 1852 में या 1853 में? तो भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत जो हुई थी 16 अप्रैल साल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का पितामह कहा जाता है। और इस ट्रेन का नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम रखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब की गई थी? विद्युत रेल, तो भारत में प्रथम जो विद्युत रेल है वह 3 फरवरी साल 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन जो है, और इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन। और अगर बात की जाए कि विश्व में प्रथम रेल की शुरुआत कब की गई थी, तो विश्व में प्रथम रेल की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 27 सितंबर साल 1825 को ब्रिटेन में। 1825 को ब्रिटेन में विश्व में प्रथम रेल की शुरुआत की गई थी। और अगले की अगर बात किया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। और जॉर्ज स्टीफेंस जो है इन्हें रेलवे का पितामह, और साथ ही साथ डलहौजी को भी भारतीय रेलवे का पितामह। स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है और भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पितामह कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी, तो सही आंसर होता है डी के साल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी, और जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी।
आज का अंतिम विषय कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है अरावली, हिमालय, प्रायद्वीपी पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो भारत की जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं अरावली को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी माना जाता है और अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है। गुरु शिखर है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है वह 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर जो है माउंट आबू में स्थित है और जो कि राजस्थान, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहीं पे जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर भी है, माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहीं पर जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर के लिए। माउंट आबू में ही सर्वोच्च शिखर जो है वह गुरु शिखर स्थित है और यह गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। हिमालय को विश्व के नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में इसकी गिनती होती है। तो दोस्तों ये थे आज का, ठीक है, आपका 7वां क्लास जीके जीएस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा और ऐसे ही 15 क्वेश्चन का हम वीडियो आप लोगों के लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।